मैं हूं संदीप कुमार और हम पढ़ रहे थे साइंस। नेक्स्ट चैप्टर जो हम पढ़ेंगे, ठीक है, वो पढ़ेंगे फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ, कोशिका की संरचना की सेल में आपको क्या क्या देखने को मिलेगा। तो सेल के अंतर्गत अभी हमने पढ़ा है कि हमको कितनी चीज़ें देखने को मिलेंगी, 3 चीज़ें देखने को मिल। सबसे पहले आएगा मेरे पास प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ठीक है, जिसको बोला जाता है प्लाज्मा झिल्ली भी बोला जाता है। दूसरा आएगा मेरे पास न्यूक्लियस, जिसको बोल दिया जाता है केंद्रक। और फिर तीसरा आता है साइटोप्लाज्म, जिसको बोला जाता है कोशिका द्रव्य। ठीक है, सबसे पहले ये 3, ठीक है, कि कोशिका आएगी, कोई भी कोशिका आएगी, ठीक है, उसकी सबसे बाहरी परत जो होगी उसी का नाम क्या होगा, प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ठीक है, फिर उसके बाद कोशिका के अंदर क्या आएगा, एक न्यूक्लियस आएगा जो कोशिका का ब्रेन कहलाएगा, कोशिका का सीपीयू कहलाएगा, क्योंकि ये पूरी कोशिका को क्या करता है, कंट्रोल करने का काम करता है। उसके बाद कोशिका के अंदर आपको क्या देखने को मिलेगा, एक लिक्विड देखने को मिलेगा, चिपचिपा पदार्थ देखने को मिलेगा। इसी को हमने नाम दे दिया क्या, कोशिका द्रव्य। ठीक है, तो सबसे पहले इन तीनों के बारे में जानना है हमको। ठीक है, फिर इसी कोशिका द्रव्य के अंतर्गत आपको छोटे छोटे इसमें अंग देखने को मिलेंगे, उन्हीं को हम बोल देंगे ऑर्गेनेलीज या फिर कोशिका अंगक या फिर कोशिकांग, क्योंकि ये कोशिका के क्या हैं, अंग हैं। क्लियर। तो सबसे पहले देखो, सबसे पहले बात करते हैं किसके बारे में, यहाँ पर प्लाज्मा झिल्ली के बारे में। ठीक है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन। तो कोशिका की सबसे क्या है, ये बाहरी परत है, बाहरी सजीव परत है, मतलब इसमें भी क्या है, जीवन है। तो कोई भी कोशिका आएगी उसके सबसे बाहरी जो परत होगी, चाहे वो एनिमल की बात करें हम, चाहे वो ह्यूमन की बात करें कोशिका की, तो उसकी जो बाहरी परत होगी उसी का नाम जो होगा वो क्या होगा, प्लाज्मा झिल्ली होगी। ठीक है, यह कोशिका के आंतरिक घटकों को बाहरी वातावरण से क्या करती है, अलग करती है। तो अभी आप लोगों के सामने डायग्राम है, तो यह क्या कर रही है कि कोशिका के, ठीक है, आंतरिक घटक जो कोशिका के इंटरनल ऑर्गन्स वगैरह हैं, इंटरनल जो इसके अंग हैं, उनको क्या करती है, बाहरी पर्यावरण से, एक्सटर्नल एनवायरमेंटल से क्या करती है, अलग करती है, सेपरेट करती है। ठीक है जी, किसकी बनी होती है, तो ये बनी होती है लिपिड की और प्रोटीन की। लिपिड जो है वो एक तरह के क्या होते हैं, हमारे पास फैट होता है, वसा होता है। क्लियर। अब उसके बाद ये क्या है, फ्लेक्सिबल है। ठीक है, यह बहुत क्या होती है, लचीली होती है, फ्लेक्सिबल होती है, जिसके कारण कोशिका बाहरी वातावरण से अपना भोजन और अन्य पदार्थ क्या करती है, ग्रहण करती है। ठीक है, तो ये क्या है, एक तरह से लचीली है, या एक तरह से मान लिया जाए तो मैं बोलूँगा कि थोड़ी इसकी जो संरचना है वो किस तरह की है, ऐसे मान लो कैसे जाली है। ठीक है, तो क्या कर सकती है, इजीली क्या कर सकती है, ठीक है, वातावरण से, एनवायरनमेंट से अपना भोजन और अन्य पदार्थों को क्या कर सकती है, ग्रहण कर सकती है। ठीक है, इस प्रक्रिया को एंडोसाइटोसिस कहते हैं, जैसे अमीबा अपना भोजन लेता है। ठीक है, तो ये जो कोशिका है, जो इसकी बाहरी परत है, ये कठोर नहीं है, ये कैसी है, थोड़ी लचीली है, फ्लेक्सिबल इन द सेंस, क्या कहने का मतलब है कि इसमें आपको क्या देखने को मिलेंगे, छिद्र देखने को मिलेंगे, पोर्स देखने को मिलेंगे, होल्स देखने को मिलेंगे, जिनके माध्यम से ये क्या करती है, चुनिंदा पदार्थों का उनका क्या कर सकती है, ट्रांसपोर्ट कर सकती है, अंदर भी ले सकती है और उनको बाहर भी निकाल सकती है। ठीक है, अब इसी चीज को बोल दिया गया यहाँ पर सेलेक्टिव परमिएबल मेम्ब्रेन, वर्णात्मक पारगम्य झिल्ली। ठीक है, जो हमारी प्लाज्मा झिल्ली है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, इसी को ही बोला जाता है सिलेक्टिव परमेबल, ठीक है, मेम्ब्रेन। ऐसा क्यों, क्योंकि यह सिर्फ और सिर्फ चुनिंदा जो पदार्थ होंगे, ठीक है, सिलेक्टिव जो मैटर होगा उसी को सिर्फ और सिर्फ कोशिका के अंदर या बाहर भेजने देती है। ठीक है, यह सभी पदार्थों के लिए जो एंट्री है वो नहीं है, कि सिर्फ और सिर्फ चुनिंदा जो मेरे लिए आवश्यक हैं, ठीक है, उनको मैं अंदर लूँगी। अंदर जो है मेरे को अपने बॉडी के फंक्शन परफॉर्म करने हैं, फिर मैं वेस्ट बनाएगा, उस वेस्ट को मैं उसको क्या कर सकता हूँ, बॉडी से बाहर भी निकाल सकता हूँ। तो उसको ही मतलब वो वाले फंक्शन परफॉर्म करनी है, इसलिए क्या है कि सिलेक्टिव चीज़ों को सिलेक्ट करती है। ठीक है, इसलिए क्या नाम पड़ गया, सिलेक्टिव परमेबल, ठीक है, मेम्ब्रेन, वर्णात्मक पारगम्य झिल्ली है। ठीक है, जिससे कोशिका का आंतरिक जो वातावरण है, इंटरनल जो उसका एनवायरनमेंट है, वो क्या रह सके, सेफ रह सके। आई इतनी बात समझ में। चलिए, उसके बाद अब बात करते हैं ट्रांसपोर्ट की, कि ठीक है जी,
कि ये क्या कर रही है, कुछ ही चुनिंदा पदार्थों को अपने अंदर ले रही है और अपने बाहर ले रही है, मतलब बाहर कर रही है। तो किसके दम पर ऐसा करती है? तो यहाँ पर दो प्रोसेस की बात करेंगे। एक होता है हमारे पास डिफ्यूजन और एक होता है हमारे पास परासरण, जिसको बोला जाता है ओस्मोसिस। ठीक है, तो देख लेते हैं दोनों के बीच में क्या अंतर है। तो सबसे पहले कहा गया है, ठीक है, विसरण के बारे में, डिफ्यूजन के बारे में। ठीक है, तो इसमें जो पदार्थ के कण होंगे, ठीक है, अब देखो पदार्थ के कण का मतलब यहाँ पर सिंपल बात कर रहा है वो किसकी, मोलिक्यूल की बात कर रहा है। तो हाई कंसंट्रेशन वाले क्षेत्र से कम कंसंट्रेशन वाले क्षेत्र, कम सांद्रता वाले क्षेत्र की ओर तब जाते हैं जब तक कि वे समान रूप से क्या ना हो, फैले ना हो। अब इसका क्या मतलब हुआ कि ये कह रहा है, क्या कह रहा है कि पदार्थ के कण जो हैं वो हमेशा ही हायर कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन की ओर मूव करेंगे। कैसे सर? एग्जाम्पल देखो यहाँ पर लिखा हुआ है एग्जाम्पल के तौर पर, कि जैसे आप कमरे में क्या जलाते हैं, अगरबत्ती जलाते हैं। ठीक है, तो जहाँ पर अभी आप हाल फिलहाल में अपने अगरबत्ती जलाई है, तो अगरबत्ती सिर्फ और सिर्फ इस छोटे से एरिया में, ठीक है, तो यहाँ पर जो इसकी गंध है या इसके जो कण है, इनकी कंसंट्रेशन, इनकी मात्रा क्या होगी, ज़्यादा होगी। बाकी कमरे में, अभी पूरे कमरे में तो वो नहीं हुआ, ठीक है, नहीं फैला है, तो पूरे कमरे में उसकी जो सांद्रता होगी सिवाय इस जगह को छोड़कर क्या होगी, कम होगी। ठीक है, तो यहाँ पर कंसंट्रेशन क्या ज़्यादा, यहाँ पर कंसंट्रेशन क्या है उसकी, कम है। अब धीरे 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 वक्त के साथ यही जो कंसंट्रेशन है पूरे कमरे में क्या होने लग जाएगी, फैलने लग जाएगी। ठीक है, मतलब जो अगरबत्ती की जो गंध है, स्मेल है, ठीक है, या फ्रेगरेंस है, वो धीरे धीरे क्या कर लेगी, पूरे कमरे में फैल जाएगी। इसी चीज़ को बोला जाता है, क्या बोला जाता है, डिफ्यूज़न बोला जाता है। ठीक है, तो कुछ समय के बाद, थोड़ी देर के बाद जो अगरबत्ती है उसकी जो फ्रेगरेंस है वो पूरे कमरे में फैल जाएगी। तो इसी चीज़ को बोला जाता है डिफ्यूजन। तो यहाँ पर इसकी कंसंट्रेशन क्या थी, हाई थी, और पूरे कमरे में इसकी कंसंट्रेशन क्या थी, लो थी। ठीक है, तो अब भाई जो फ्रेगनेंस है पूरे कमरे में फैल रही है। ठीक है, तो किसके दम पर फैलेगी वो, किसके दम पर, डिफ्यूजन के दम पर। ठीक है, इसी तरह अगर आप क्या करो, बॉडी पे सेंट वगैरह, इत्र वगैरह लगाते हो, ठीक है, जैसे ही आप लगाओगे पहले तो भाई आपको खुद आएगी जहाँ मतलब आपने लगाया, फिर उसके बाद जैसे आप बाहर निकलोगे तो सबको आनी शुरू हो जाती है, नहीं हो जाती, बस उसी चीज़ को बोला गया है यहाँ पर विसरण बोला गया है। क्लियर? तो यहाँ पर यही कह रहा है कि अब ये जो विसरण है ये किस किस मीडियम में पॉसिबल है, तो ये ठोस में भी पॉसिबल है, लिक्विड में भी पॉसिबल है, और गैस में भी पॉसिबल है। लिक्विड में कैसे, तो क्या, एक पानी का गिलास लो, ठीक है, उसको पानी से क्या कर दो, भर दो। अब उसमें क्या करो, 2-3 ड्रॉप जो है वो किसकी डालो, इंडिगो की डालो, उजाले की डालो, ठीक है, नील की डालो। तो ऊपर की तरफ जैसे मैं अभी एक बूंद डालूंगा तो कंसंट्रेशन ऊपर जो है इंडिगो की क्या रहेगी, ज़्यादा, नीचे तो अभी भी नहीं जाएगा, नीचे जो है वो धीरे धीरे जा रहा होगा, धीरे धीरे करके, और वक्त के साथ जो है इस पूरे सॉल्यूशन को क्या कर देगा, वो नीला कर देगा। तो बस यही है। तो क्या हो रहा है कि जो पदार्थ के कण हैं वो हमेशा ही किस ओर से किस ओर मूव करेंगे, हायर कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन की ओर मूव करते हैं। इसी को बोला गया है डिफ्यूजन। ठीक है, और इसी चीज का इस्तेमाल कौन करती है, कोशिका भी करती है। ठीक है, अब उसको, अब जैसे देखो, अब कोशिका को अपने फंक्शन परफॉर्म करने हैं, तो परफॉर्म करने के लिए क्या चाहिए, उसको ऑक्सीजन चाहिए। अब जब वो ऑक्सीजन ले लेगी, काम करेंगे, तो CO2 रिलीज करेगी। अब देखो ये चाहिए या नहीं चाहिए, तो किसके माध्यम से कोशिका जो है वो रेस्पिरेशन करती है, किसके माध्यम से, इस डिफ्यूजन के माध्यम से ही करती है। हुआ क्लियर? उदाहरण के लिए जब आप एक कमरे में अगरबत्ती जलाते हैं या इत्र छिड़कते हैं तो उसकी खुशबू पूरे कमरे में फैल जाती है। इसी को बोला जाता है डिफ्यूजन ऑफ गैसेज, या फिर गैसों का विसरण बोला जाता है। ठीक है, अब यही कह रहा है कि शरीर में ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है, ये कैसे जो है वो कोशिका कर लेती है। ठीक है, तो यह विसरण का सबसे महत्वपूर्ण उदाहरण है जो हमारे जिंदा रहने के लिए जरूरी है। अब देखो कैसे होता है, जब हम सांस लेते हैं
तो फेफड़ों में हवा, तो फेफड़ों में हवा, हाँ, तो जो फेफड़ों में हवा होती है उसमें ऑक्सीजन की सांद्रता, कंसंट्रेशन खून की तुलना में क्या रहती है, ज़्यादा रहती है। तो जब जैसे ही मैंने सांस लिया, ठीक है, तो क्या हो गया, फेफड़ों में ऑक्सीजन का जो कंसंट्रेशन है वो क्या हो जाएगी, ज़्यादा, किसके मुकाबले, जो खून में ऑक्सीजन है उसके मुकाबले। ठीक है, तो आ गया ना, कंसंट्रेशन में फर्क आ गया। यहाँ कंसंट्रेशन क्या आई, ज़्यादा, यहाँ कंसंट्रेशन क्या आई, कम। कंसंट्रेशन से कंफ्यूज मत हो जाना, मात्रा समझ लेना फिलहाल के लिए। ठीक है, कि यहाँ पर ऑक्सीजन की मात्रा जो फेफड़ों में है उसकी क्या है, ज़्यादा है, और कोशिकाओं में क्या है, कम है। इसीलिए ऑक्सीजन का विसरण कहाँ से कहाँ, फेफड़ों से खून की तरफ चला जाता है। क्योंकि कोई भी चीज़ है हमेशा कहाँ से कहाँ मूव करेगी, हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन की। हवाएं भी देखो, हमने जब पढ़ी थी ज्योग्राफी में, हवाएं हमेशा किधर से किधर, हाई प्रेशर से हमेशा किस ओर, लो प्रेशर की ओर। तो सेम चीज़ कहाँ पर हो रही है, कोशिका के अंदर भी हो रही है। अगर गैसों को, मतलब जो जीवन के लिए जरूरी गैस है वो चाहिए, और जीवन के लिए जो अनावश्यक गैस है अगर उसको बॉडी से बाहर निकालना है, तो किसके दम पर, सिर्फ और सिर्फ डिफ्यूजन के दम पर। नेक्स्ट बताया गया है कि कोशिका में, ठीक है, कोशिका में श्वसन, रेस्पिरेशन के बाद कोशिका ने भाई सांस ले लिया, अब तो क्या रिलीज कर देगी, वो कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज कर देगी। अब कोशिका के अंदर किसकी मात्रा बढ़ गई, मतलब खून में किसकी मात्रा बढ़ गई, CO2 की सांद्रता ज़्यादा हो गई है। तो CO2 का विसरण कोशिका से खून में, फिर खून से वो कहाँ चली जाती है, फेफड़ों में चली जाती है, फिर जिसे हम क्या कर देते हैं, बाहर निकाल देते हैं। हो गया क्लियर, बस इतना याद रखना। तो डिफ्यूजन जो है, सिर्फ और सिर्फ अगर मैं मोटे तौर पे बोलूँ कि कोशिका, डिफ्यूजन जो है वो कोशिका के अंदर क्या कार्य करती है, तो सिर्फ और सिर्फ ध्यान रख लेना, गैसों का आदान प्रदान करती है, O2 का और CO2 का। ठीक, फिर उसके बाद बात करते हैं पानी की, कि कोशिका को पानी की आवश्यकता भी होती है, या फिर जो तरल वेस्ट होगा उसको बाहर भी निकालना होगा, तो उसी को बोला जाता है यहाँ पर क्या, परासरण ओस्मोसिस होता है। तो किसका ही विशिष्ट प्रकार है ये, तो विसरण का ही, डिफ्यूजन का ही प्रकार है। ठीक है, केवल और केवल किस में देखा जाएगा, ये लिक्विड में देखा जाता है, केवल और केवल कोशिका द्रव्य में देखा जाता है। ठीक है, तो इसमें जो है वो पानी के अणुओं को एक अर्ध पारगम्य झिल्ली, जिसको बोला जाता है सेमी परमेबल मेम्ब्रेन, के माध्यम से कम सांद्रता वाले घोल से अधिक सांद्रता वाले घोल की ओर बढ़ते हैं। ठीक है, तो इसमें क्या होगा, अब पहले वाले में तो हमने देख लिया कि हमें किसी झिल्ली की आवश्यकता नहीं है उसके लिए। ठीक है, कि गैस जो है भाई, गैसों को आर पार होना है तो झिल्ली नहीं, यहाँ पर नहीं है। लेकिन अगर परासरण करना है तो उसके लिए हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए एक अर्ध पारगम्य झिल्ली चाहिए, जिसको बोला जाता है सेमी परमेबल मेम्ब्रेन। ठीक है, और इसमें जो अब मूवमेंट होगी वो क्या होगी, कम सांद्रता वाले घोल से, जिसकी जो कंसंट्रेशन होगी वो कम होगी, से अधिक सांद्रता वाले घोल की ओर क्या होते हैं, बढ़ते हैं। ठीक है, सिर्फ और सिर्फ किस में पॉसिबल है ये, तरल द्रवों में पॉसिबल है। उदाहरण के लिए अब देखो, किशमिश का उदाहरण लो भाई, कोशिका के अंदर पानी, और फिर जो पानी एक्सेस हो जाता है उसको बाहर कैसे निकालने का काम करती है। तो किशमिश को, जो किशमिश होते हैं हमारे, ठीक है, को पानी में भिगोना। ठीक है, जब हम सूखी किशमिश को पानी में डालते हैं, ठीक है, तो पानी के अणु किशमिश की बाहरी परत, उसी बाहरी परत को हमने क्या बोल दिया यहाँ पर, अर्ध पारगम्य झिल्ली बोल दिया, से होकर अंदर चले जाते हैं और किशमिश क्या हो जाती है, फूल जाती है। तो इसी तरह चना है। ठीक है भाई, चना भी जो है पानी में भिगोने के बाद क्या हो जाता है, फूल जाता है। तो उसके अंदर पानी गया कैसे, तो पानी जो है एक पतली सी झिल्ली के द्वारा दिया गया। ठीक है, अब वो जो है सभी पदार्थों को अपने अंदर नहीं ले लेगी, वो सिर्फ और सिर्फ क्या करेगी, चुनिंदा ही फ्लूइड को अपने अंदर लेने की, मतलब वो जो झिल्ली है सिर्फ और सिर्फ चुनिंदा ही पदार्थों को अपने अंदर ले सकती है। ठीक है, तो जैसे पानी है, तो यहाँ पर पानी की ही बात कर रहे हैं। ठीक है, तो मतलब कोशिका के अंदर ये पानी कैसे गया, तो वो फूल कैसे गई है, तो उसका कारण बता रखा है। ठीक है, तो उस प्रोसेस को क्या बोला जाएगा, परासरण बोला जाएगा। ठीक है, तो दो ही शब्दों में याद रखना कि कोशिका के अंदर अगर गैसों का आदान प्रदान करना है, ठीक है, तो उसके लिए कौन सा है, विसरण, डिफ्यूजन। और कोशिका के अंदर अगर लिक्विड है तो उसको कैसे करना है, ओस्मोसिस के द्वारा। बस इतना कम से कम याद कर लो। क्लियर।
और फिर उसके बाद आखिर में आता है हमारे पास इसी जो हम पढ़ रहे हैं ना प्लाज्मा मेम्ब्रेन, इसी का लास्ट पॉइंट है कि सेल वॉल, ठीक है, जिसको बोला जाता है कोशिका भित्ति बोला जाता है, ठीक है। यह सिर्फ और सिर्फ आपको किस में देखने को मिलेगी, पेड़ पौधों में देखने को मिलेगी। यह जीव जो हमारी एनिमल सेल होता है उसमें यह नहीं पाया जाता। तो कोशिका जो भित्ति है, सेल वॉल है, कोशिका झिल्ली के बाहर पाए जाने वाली एक ठोस, निर्जीव और पारगम्य परत है, ठीक है। सॉलिड रहेगी, लाइफ नहीं है इसमें, और साथ में क्या रहेगी, पारगम्य रहेगी, मतलब यहाँ से इजीली क्या हो सकता है, पदार्थों का आदान प्रदान हो सकता है। यह मुख्य रूप से पौधे हो गया, बैक्टीरिया हो गया, कवक हो गया और शैवाल, इनमें पाई जाती है, यह एनिमल्स में नहीं पाई जाती, ठीक है। कार्य क्या करती है, अब पौधों में तो हड्डियां नहीं होती, ठीक है भाई, पौधों में तो हड्डियां नहीं है, उनका स्केलेटन सिस्टम नहीं है, तो पौधे को सीधा खड़ा रखने में क्या करती है, सहायता करती है, या फिर पौधे को ये जो है स्ट्रेंथ प्रदान करती है, मजबूती प्रदान करती है, और पदार्थों का साथ ही क्या करती है, ये आदान प्रदान भी करती है। यह पूरी तरह से क्या है, पारगम्य है, परमिएबल है, ठीक है, जिससे पानी और खनिज आसानी से अंदर बाहर किए जा सकते हैं। भाई पौधे की जो है वो रक्षा भी तो करनी है, वो सीधा भी तो खड़ा रहे, तो सीधा खड़ा होने के लिए उसके पास हड्डियां तो नहीं है, अब उसको स्ट्रेंथ प्रदान करने के लिए क्या होगा, मेरे पास सेल वॉल होगा। अच्छा जी, जब ऐसा होगा, आपने बोल दिया कि ठोस है, ये निर्जीव है, अगर सपोज करो ये जो है नॉन परमिएबल होता, पदार्थों का आदान प्रदान नहीं कर पाती, तो पौधे में फिर जीवन भी नहीं पनपना था, कोशिका ने अंदर ही मर जाना था। हो गया क्लियर इतना? चलिए बस इतना पढ़ लेना, ठीक है आज के लिए।